बड़ी महान विभूतियों को संबोधित करने का कष्ट है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और जो आजकल दो बातों के लिए विशेष रूप से पूरे देश में चर्चाओं में है, यूसीसी को लेकर हम भी पढ़ते रहते हैं कि यूसीसी में शुरुआत होगी देश की, पूरे देश की नजर है। शायद उत्तराखंड का यूसीसी पूरे देश में शायद भविष्य में कभी लागू हो। और अभी भी जो वैध जमीन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है उत्तराखंड में, ये भी शायद देश में बड़ी शुरुआत है। तो आपको इन दोनों कार्य के लिए विशेष रूप से बधाई। ये देश में मील का पत्थर होंगे, मुझे ऐसा लगता है दोनों कार्य। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी मेरे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक अश्विनी त्यागी जी, पहले हमारे संगठन मंत्री रहे, उत्तराखंड के संगठन मंत्री हैं आदरणीय अजय जी, आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी, सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं थोड़ी सी भूमिका 2 मिनट की बस दूंगा, फिर हम उस काम पाएंगे जो काम शुरू करना है। हम कभी भी किसी सरकार का जब मूल्यांकन करते हैं, इस देश में इतना बड़ा देश है 140 करोड़ की आबादी का, तो कम से कम कंपैरिजन जरूरी है कि इस देश में जो क्षमताएं हैं, जो अलग अलग इतना बड़ा देश होने के कारण, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन की आवश्यकता रहती है। और उस कंपैरिजन में वो दौर याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं, जो 2009 से 14 का यूपीए सेकेंड का दौर था। 2009 में दूसरी बार यूपीए को देश चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। और वो जो 5 साल थे, उन 5 साल में जब हम अखबार खोलते थे, तो अखबार का पहला जो पूरा पेज था, वो किसी न किसी घोटाले को लेकर आता था। सुबह चाय के साथ एक घोटाला जरूर रहता था, चाहे वो 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, और बहुत से घोटाले थे। और कई बार युवा पीढ़ी को लगता था कि देश बचेगा या सब कुछ घोटाला में चला जाएगा। और उसके अंदर जो दूसरी खबरें होती थी, वो होती थी बंबई में विस्फोट हुआ, हैदराबाद में बम फटे, कश्मीर में ये हुआ, इस तरह की घटनाएं। और उस अगले पेजों में उत्तराखंड तो फिर भी थोड़ा शांत था। उत्तर प्रदेश जैसे में ये हालात थी कि अपराधी छोड़ दिए गए, थाने का घेराव किया गया, थाने फूंक दिए गए, मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, कांड में दंगा हो गया, इस तरह की खबरें लगातार थी। और उस समय देश में ये माहौल था कि कौन इस देश को संभालेगा। और जब हम उस समय मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में सुनते थे, पढ़ते थे अखबार में, तो कई बार ऐसी खबरें आती थी कि एक ऐसा प्रदेश भी आता 24 घंटे बिजली है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश का मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो विश्वास करना कठिन था। जब हम 24 घंटे बिजली की बात करते थे, तो यूपी में तो 5-6 घंटे की बिजली थी, और शहर में 12-13 घंटे की बिजली थी। शायद मेरे तो याद नहीं कोई दिन ऐसा ना हो जब इन्वर्टर ना बोल गया हो गर्मियों में। तो ये था कि सड़कें भी ऐसी हैं कि गड्ढे नहीं गुजरात में, ये भी हमारे लिए सरप्राइज था, क्योंकि हमारे तो उत्तर प्रदेश में सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, ये मुश्किल था लोगों के लिए समझना। तो इस तरह की जब विकास की बात सुनते थे, तो देश ने धीरे धीरे मन बनाया कि नहीं, मोदी जी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और 2014 में भारी बहुमत से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। विशेष रूप से इस प्रदेश का दोनों बार प्रधानमंत्री बनाने में 100% योगदान रहा। और उम्मीदें और आशाएं बहुत थी लोगों को कि देश में कुछ बड़े बदलाव हों। और मैंने आज भी पहली मुलाकात किया था जब 2014 में मुझे मंत्री बनाने के लिए बुलाया गया, तो मैंने पहला सवाल उनसे यही किया था। मैंने कहा जी, लोगों ने बड़ी उम्मीद से हमें चुना है, बहुत उम्मीद है लोगों को, ये उम्मीद कैसे पूरी हो पाएगी? तो उन्हें जवाब दिया था कि बड़ा देश है, पहले हम काम करने की शुरुआत करेंगे। जब हम काम करेंगे, सरकारी सिस्टम काम करेगा, फिर जनता साथ में जुड़ेगी, तो देश में बदलाव धीरे धीरे होगा। लेकिन ये निश्चित है कि इस देश में बदलाव हो करेगा। अब बदलाव की कहानी तो 2014 से शुरू हुई, तो मैं कहूंगा शायद उसी से हम शुरू करते हैं एक बार, तो बात भी करते रहेंगे और ये प्रेजेंटेशन भी चलती रहेगी, नहीं तो मेरा लंबा हो जाएगा। तो इन 9 साल में, जो ये 9 साल है, अलग तरह से चलने का प्रयास किया गया। ये नेशन फर्स्ट को साथ लेते हुए देश चला।
और इस देश में विशेष रूप से मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और उनका हर कदम कहीं न कहीं गरीब की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी इस देश में, उन्होंने जाना पहचाना और उन पर काम करने की शुरुआत की। चलते रहो भैया। पहले एक बीच का दौर ऐसा आया था, कोरोना पर बात करेंगे थोड़ा सा, कि हमारे यहां तो वैक्सीन 15-20 साल बाद आती थी इस देश में। जो पहले बीमारियां हुई आप पढ़ेंगे कभी पुरानी, तो 15 से 20 साल लगते थे वैक्सीन आने में। साथ ही पहली बीमारी थी जब हमने दुनिया के साथ साथ स्वदेशी 2 वैक्सीन बनाई और करीब 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया था। ये बड़ी बात है, 150 कंट्रीज को हिंदुस्तान वैक्सीन दे रहा है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोज हमारे अपने देशवासियों को मिला था। आप कल्पना कीजिए कि 220 करोड़ वैक्सीन कितनी बड़ी आबादी है। जहां अमेरिका जैसे विकसित देश फेल हो गए और पूरी वैक्सीन नहीं लगा पाए, वहां हिंदुस्तान जैसे देश में 220 करोड़ वैक्सीन लगाई, तो कितना बड़ा टास्क रहा होगा, किस तरह से इस काम को किया गया होगा। तो ये शायद पहली बार है कि दुनिया से हम कदम ही नहीं मिला, दुनिया में दुनिया से आगे रहे वैक्सीन के दौर में, और वैक्सीन कोविड वैक्सीन के दौर में 3.5 करोड़ से ज्यादा घर, अगर हिसाब लगाएंगे तो परिवार है 3.5 करोड़ परिवार। तो शायद इस देश में अगर एक परिवार में 5 लोग लगाएं तो आप देखिए कि करीब 17-18 करोड़ लोगों को घर इन 9 साल में मिला है। और ये सफर जारी है, ऐसा नहीं कि सफर रुक गया। करीब 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को घर और करीब 1.5 करोड़ के करीब शहरी जो शहर में रहते हैं गरीब, उनको घर। कल्पना कीजिए गरीब का जिसे घर मिला हो सरकार की तरफ से। एक घर तो हर एक का सपना रहता है, चाहे नौकरी पेशा हो या कोई हो। तो ये 3.5 करोड़ से ज्यादा घर, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई अचीवमेंट इस देश में कभी किसी सरकार का रहा। जब ये शुरुआत हुई तो मजाक उड़ाया गया, मेरे याद है, क्योंकि बहुत से लोग शहर के जिन्होंने गांव कभी नजदीक से नहीं देखे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि गांव में शायद कुछ ही परिवारों में शौचालय होते हैं। और जो गांव से जुड़े बहुत से पत्रकार भाई यहां बैठे होंगे कि रात के अंधेरे में जब माताएं बहनें खेत में सड़क की तरफ जाती थी, अगर दिन में बीमार भी है तो नहीं जा सकती, कितना बड़ा संकट रहा होगा। उस संकट को दूर किया, हर घर में शौचालय। और वो शौचालय कोई वोट के लिए नहीं था, क्योंकि हर घर में, हर गरीब के घर में, चाहे वो अल्पसंख्यक है चाहे वो किसी जाति का है, सबको शौचालय बनाने का काम। और आज हम 100% हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। तो ये दूसरा बड़ा कार्य था जो सरकार का 9 साल में रहा। उसके बाद चूंकि उत्तराखंड तो ऐसा राज्य है जहां शायद जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उन्हें इस बात का ज्यादा ज्ञान होगा कि अगर पानी लेने जाना पड़े तो कितना मुश्किल काम है। राजस्थान, उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश, और ये जो राजस्थान उस तरह के प्रदेश थे, हरियाणा, उनसे पूछिए कि अगर घर में टंकी से साफ सुथरा पानी आए तो उसका महत्व क्या है। आज हमारे से पहले मात्र 2 करोड़ घरों में पानी था, टंकी से पानी आता। आज 12 करोड़ घरों पर हम पहुंचे। तो ये वो है जिनकी शुरुआत मोदी जी ने की। बड़ी लंबी जर्नी रही है इस बात की। तो आज 12 करोड़ लोगों घरों तक हम पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद इस देश में कोई ऐसा घर ना बचे थोड़े दिन में कि जिसमें टंकी से पानी ना पहुंचे। मेरे याद है, मैं भी एक बार गया था एक सांसद जी के पास, सांसद के पास जाना पड़ता था कनेक्शन लेने के लिए। पता नहीं आप में से कितने जा पाए होंगे। कोटा होता था मेंबर पार्लियामेंट का और बड़ी लंबी लाइन लगती थी। उसके पास भी बेचारे के लिमिटेड रहते थे, 50-100 सिफारिश लगानी पड़ती थी कि नहीं गैस का कनेक्शन मिल जाए। और एक दो वो भी आया कि ढूंढते थे कि कोई ले लो भाई किसी के घर में गैस का कनेक्शन। हमने वो दौर भी देखा है और हमने ये दौर भी देखा है जब सरकारी कर्मचारियों ने ढूंढ के कहा कि नहीं हर घर में हमें सिलेंडर पहुंचाना है। तो बड़े लंबा यात्रा थी। कोरोना आया, सब कुछ रुक गया। उस रुके हुए दौर में कोरोना से बाद से आज तक 80 करोड़ लोगों को इस देश के, अगर पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोगों को, और उस दौर में देखें जब आप चारों तरफ देखेंगे देशों की इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी देख लीजिए, यूएस की इकोनॉमी देख लीजिए, और हमारे पड़ोस में श्रीलंका दिवालिया हो चुका और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे। उस परिस्थिति में जब पाकिस्तान में गोली चल रही है कांटे के लिए और हिंदुस्तान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहा है, तो कितना बड़ा परिवर्तन रहा होगा, शायद इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। आयुष्मान भारत
मुझे पता है कि गांव में अगर किसी किसान के छोटे या मजदूर की बीमारी होगी तो किसान की तो जमीन बिक कर पर्चा छूटता था और मजदूर का पूरी जिंदगी का कर्ज